Assalamu alaikum dear students, this is Utbah Safwan Khan and I am your course instructor for industrial marketing. Students, आज हम देखेंगे कि बिजनेस मार्केटिंग में कम्युनिकेशंस कैसे होती हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, कैसे अपना मैसेज पहुंचाया जाता है कस्टमर्स तक बिजनेस मार्केट्स के, और सेल्स प्रमोशन कैसे की जाती है। ये हमारा आज मेजर टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, कि हम बिजनेस मार्केट्स में प्राइसिंग कैसे करते हैं, चीज़ों की प्राइसेस कैसे तय करते हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का रोल क्या है। जो एडवर्टाइजमेंट का रोल है वो है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो कम्युनिकेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। एक कंपनी इश्तिहार चला रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, अखबार में, केबल पर, उन सब कम्युनिकेशंस को इंटीग्रेट होना चाहिए, आपस में उनका तालमेल होना चाहिए, आपस में एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो इसे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कहा जाता है अमूमन, और इसे आईएमसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और कंपनी जैसे प्रोग्राम्स बनाती हैं जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट का जो रोल है, ये जो काम है एडवर्टाइजमेंट का, वो है कि सेल्स इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। यानी कि जो सेल्स है, सेल्स ज़्यादा होती है एडवर्टाइजमेंट से। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, इस वजह से उनकी सेल्स अच्छी नहीं आ पाती। तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स को की मदद करती है या उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। और उसके अलावा एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है, कि जब भी सेल्स की जाती है तो कितनी अच्छे तरीके से सेल्स की जा रही है, कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा सेल्स आउटपुट लिया जा रहा है, तो उसे सेल्स एफिशिएंसी कहेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट की ना सिर्फ इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाती है बल्कि उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज की जाती है। और सॉरी, सेल्स की ना सिर्फ इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाती है बल्कि उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज की जाती है। एक और जो किरदार है एडवर्टाइजमेंट का स्टूडेंट्स, वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के काम आती है। कि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस के बारे में, अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो कस्टमर अवेयर होगा कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस है जो हमारी कंपनी ऑफर कर रही है। उसके अलावा जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस जो हैं वो इंटरेक्टिव भी हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि कंपनी ने अगर कोई कम्युनिकेशन की तो कस्टमर जवाबी कम्युनिकेशन भी करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट की तो कस्टमर उसके जवाब में उसके कमेंट्स में लिख सकता है। तो इंटरेक्शन है, दोनों तरफ से बात की जा सकती है, कस्टमर के एंड पर भी और कंपनी के एंड पर भी। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन आजकल इंटरेक्टिव हो गई है, और इसलिए जो मार्केटर है उसका रोल थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं इंटरेक्शन की वजह से। अब हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या नहीं कर सकती। पहले पीछे हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट का रोल क्या है, वो क्या कर सकती है। अब हम देखा एडवर्टाइजमेंट क्या नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये है कि अगर अच्छी पर्सनल सेलिंग नहीं हो रही तो एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा नहीं है। यानी अगर हमारे सेल्स स्टाफ जाकर उस सेलिंग की कोशिश नहीं कर रहा, पर्सनस को नहीं मिल रहा, तो फिर एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट लेना मुश्किल है। इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग। सेकेंडली, एडवर्टाइजमेंट अलोन कैन नॉट क्रिएट प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस नहीं क्रिएट कर सकती, और भी काम करने पड़ते हैं, और भी चीज़ें, और भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे प्रोडक्ट प्रेफरेंस कस्टमर के माइंड में पैदा होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका डिसीजन स्टेज क्या है। यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या क्या हमने डिसीजंस लेने हैं जिससे हम अच्छी एक एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स में या इंडस्ट्रियल मार्केट्स में। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एडवर्टाइजमेंट के, कि हमारी एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या है। अवेयरनेस क्रिएट करना है या सेल्स को सपोर्ट करना है, इफेक्टिवनेस बढ़ाना है सेल्स की, क्या करना है। और टारगेट मार्केट भी डिफाइन करेंगे। वी कांट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन एट एवरी टाइम। हर वक्त हर शख्स को हर चीज़ हम नहीं बेच सकते, हमें स्पेसिफिक होना है कि हमें किसे कब क्या चीज़ बेचनी है। तो हमें टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है। जब ये पहला स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है, और हम अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट डिटरमिन करेंगे। और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, हम देखेंगे कि हमने क्या मैसेज बनाना है। हमने जो भी मैसेज है उसको हम डेवलप कर लेंगे, जो भी ऐड बनाना है, जो अखबार में इश्तिहार देना है, उसको हमने डेवलप कर लिया। और फिर उसके बाद हमने मीडिया सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद मीडिया सेलेक्ट करने के बाद जो हमने एडवर्टाइजमेंट चला दी,
तो फिर हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का कोई अच्छा असर आया भी या नहीं आया। तो वही इवेल्युएट एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, तो इसकी इफेक्टिवनेस थी या नहीं थी। और फिर उसके बाद दोबारा हम पहले स्टेज पर वापस आ जाते हैं, दोबारा से हम एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और टारगेट मार्केट सेट करते हैं। ओके, अब एक कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स आपको समझने की ज़रूरत है कि एडवर्टाइजमेंट है ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, एक एस्पेक्ट है, सब कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ advertisement, it's not the complete sorry, it's a part of marketing, it's not the complete marketing। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिसीजन प्रोसेस जो है वो एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव बनाने से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है ये शुरू होता है एडवर्टाइजमेंट डिसीजन प्रोसेस। ओके, उसके बाद हमने देखना है कि जो सिलेक्शन ऑफ मीडिया और इवेल्युएशन ऑफ मीडिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम अच्छा मीडिया सेलेक्ट नहीं करेंगे जहां हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा होना पॉसिबल है, तो हमारा मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा उन लोगों को जिन लोगों को हम चाहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर या उसका खर्चा जो है उसको कैसे हम अंदाज़ा लगाएं, कितना खर्च हमारा होने वाला है एडवर्टाइजमेंट पर। इसके कुछ तरीके हैं। एक तो तरीका है कि परसेंट ऑफ सेल्स, आप सेल्स की एक परसेंटेज कह देंगे, इतनी हम परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट के लिए एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सेल्स हो रही है 1 लाख की, तो हमने सोच लिया कि हम इसमें से 3,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट का बजट रखेंगे। तो 1% ऑफ सेल्स के लिहाज से भी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर डिटरमिन किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि एडवर्टाइजमेंट सेल्स का नतीजा है, सेल्स एडवर्टाइजमेंट का नतीजा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्स, सेल्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है कि सेल्स और प्रॉफिट्स होगी तो हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे, ऐसे नहीं कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे तो सेल्स और प्रॉफिट होगी। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, डिटर्मिनेंट नहीं है सेल्स और प्रॉफिट का एडवर्टाइजमेंट। तो इसको ज़रा जहन में रखिएगा, उसका ये परसेंटेज ऑफ सेल्स रखने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा तरीका है कि ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड, यानी हमारा जो मकसद था वो क्या हमने पूरा किया या नहीं किया, दूसरा तरीका ये है। उस तरीके में हम ये कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को एसोसिएट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव से जो इसने पूरा करना था। फॉर एग्जांपल, अगर एडवर्टाइजमेंट ने सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना था कि उसने कस्टमर्स को अवेयर करना था, अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, तो अगर ये अवेयरनेस में क्रिएट कर दी तो हम कहते हैं हमारा मकसद पूरा हो गया। ये इस वक्त हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। और फिर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का कम्युनिकेशन इफेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका सेल्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट तो बेसिकली कम्युनिकेशन है, ये सेल्स तो नहीं है। टीवी पर इश्तिहार चलाते हैं तो क्या इश्तिहार जब हम देख रहे होते हैं तो हम उस कंपनी से उसी वक्त प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता, अमूमन हम बाद में फैसला करते हैं खरीदने का। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, कोई मकसद पूरा करना। जो मकसद पूरा करना होता है उसका वो अगर पूरा कर ले तो काफ़ी है, बस ठीक है, इसको सेल्स के साथ एसोसिएट ना करें। दूसरा तरीका ये है, पहला ये कि सेल्स के साथ एसोसिएट करें। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट मैसेज है उसको कैसे डेवलप किया जाता है। बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट में मैसेजेस कैसे तैयार किया जाता है। अब मैसेजेस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट मैसेज वो इश्तिहार है, वो अखबार में दिया हुआ इश्तिहार, वो टीवी पर आने वाला इश्तिहार, वो यूट्यूब पर दिखाई देने वाला इश्तिहार, वो फेसबुक ऐड, वो कोई भी ऐसा इश्तिहार है उसे हम कहेंगे मैसेज, एडवर्टाइजमेंट मैसेज। तो अब ये जब बिजनेस टू बिजनेस में है तो उसमें डेवलपमेंट कैसे की जाती है? सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करते हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस का बाइंग क्राइटेरिया जो है वो इवेल्युएट करते हैं कि टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरीके से बाइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जनरेटर्स बेचने वाला एक बंदा हूँ, मैंने इंडस्ट्रीज को जनरेटर सेल करना है। मैं देखूंगा कि जनरेटर खरीदने वाले हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, उनका बाइंग क्राइटेरिया क्या है, वो किस बुनियाद पर जनरेटर खरीदते हैं, ये मैं इवेल्युएट करूँगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है जो जिससे उन्हें मैसेज पहुंचाया जा सके। लैंग्वेज से मुराद मैं यहाँ ये बात तो करूँगा ही ऑफ कोर्स कि उर्दू में, इंग्लिश में या वट एवर जो लोकल लैंग्वेज है। उसके अलावा उसके अंदर कौन से जॉर्गन्स या कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कौन सी वोकेबलरी यूज़ की गई है। तो ये बहुत अहम है। लेक्चर देते हुए हम टीचर्स को भी अक्सर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो। इसी तरह लेक्चर भी एक कम्युनिकेशन है और एडवर्टाइजमेंट भी एक कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट के वक्त भी एडवर्टाइज़र को ऐसा मैसेज तैयार करना है, ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल करना है जिससे टारगेट ऑडियंस को अच्छे तरीके से मैसेज चला जाए।
और ऐसी मुनासिब जो है वो ज़बान और उस ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। ओके, डेवलपिंग द मैसेज में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी स्टूडेंट्स, के परसीव क्या किया जाता है, समझा क्या जाता है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारी परसेप्शन अच्छी नहीं होती, हमारा ख्याल होता है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, जबकि वो प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो परसेप्शन ज़्यादा मजबूत होती है रियलिटी से। तो ये अहम है कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट का परसेप्शन क्रिएट करें। बेनिफिट्स पर फोकस करें कि क्या बेनिफिट्स हमारी प्रोडक्ट दे सकती है कस्टमर को। तो हमने मैसेजेस के दौरान परसेप्शन क्रिएट करना है कस्टमर का, अपने बेनिफिट्स पर फोकस करना है, उसे बेनिफिट्स बताने हैं अपनी प्रोडक्ट के। और फिर उसके बाद बायर की मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करके मैसेज बनाना है कि जो हमारा खरीदने वाला है उसकी मोटिवेशन क्या है, क्या वो पैसे बचाना चाहता है, क्या वो क्वालिटी वाली चीज़ चाहता है, क्या वो रेट ऑफ रिटर्न अच्छा चाहता है, वो क्या चाहता है हमसे इंडस्ट्रियल बाइंग करके। तो ये चीज़ें हमें डेवलपमेंट ऑफ मैसेज के दौरान जो है इनको देखना है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसकी पावर क्या है। एक तो ये है कि इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है ये टू वे है, और सेकेंडली ये ज़्यादा टारगेटेड है। आजकल आपको पता है कि डेटा साइंसेस का ज़माना है और जो कस्टमर्स का डेटा है वो इंटरनेट पर कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा है। इस वजह से जो मार्केटर है या एडवर्टाइज़र है वो कस्टमर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर हम अपनी मर्जी के ऐसे लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो मुल्तान के रहने वाले हों और उन्होंने चंद गाड़ियों की इंफॉर्मेशन देने वाले पेजेस को लाइक कर रखा हो, तो उनको हमारा मैसेज शो होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज ज़्यादा टारगेटेड है। अब बात यह है कि जब ये हमें पता चल गया कि इंटरनेट की ऑडियंस इस तरह की है, इंटरनेट का हमारा कस्टमर इस तरह का है और उसे हम ज़्यादा टारगेटेड उस तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो जो मीडिया प्लान्स हैं उसमें इंटरनेट को भी इंटीग्रेट करना है। इंटरनेट और बाकी जो दूसरे हमारे मीडियाज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है आपस में। और सेकेंडली जो है इंटरनेट की इकोनॉमीज़ को कैप्चर करना है। इंटरनेट में लोग कैसे डिसीजंस करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक पोस्ट पर, किसी भी चीज़ पर। तो इसको हमने कैप्चर करना है। थर्ड में यह है कि हमने रियल टाइम चेंजेस करनी है, हकीकत में चेंजेस करनी है कि किस तरह से जो है वो हमारा मैसेज जा रहा है और उसमें हम चेंजेस लाते हैं ताकि कस्टमर्स तक ज़्यादा मैसेज बेहतर तरीके से जाए। और प्रोडक्ट्स के लिए अनलिमिटेड शेल्फ स्पेस क्रिएट करें। प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा आप इंटरनेट पर शो कराएं ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स अपनी अवेलेबल होनी चाहिए, शेल्फ स्पेस बहुत ज़्यादा रखें। अब मैं एक दुकान में अगर चीज़ें बेचता हूँ तो मुझे दुकान में एक लिमिटेड शेल्फ स्पेस मिलेगी जिस पर मैं चीज़ें रखूँगा और कस्टमर को डिस्प्ले कराऊँगा। लेकिन इंटरनेट पर तो मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें रखूँ, मैंने तस्वीरें ही रखनी है ना जस्ट, तो मैं रख सकता हूँ। तो दैट इज़ ईजियर। और जो है ग्लोबल स्केल तक हम इंटरनेट के ज़रिए पहुँच सकते हैं कस्टमर्स तक। अगर हमारे कस्टमर्स ग्लोबल हैं तब भी हम पहुँच सकते हैं। ओके, और फिर उसके अलावा कस्टमर से हम वन ऑन वन रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट जो है वो इंटरैक्टिव मीडियम है। तो इसलिए हमारे कस्टमर से हमें इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है, उससे हमारा राब्ता वन ऑन वन आसान हो जाता है। ओके, हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट इवैल्यूएशन है उसका प्राइमरी एरिया क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग अच्छी करनी पड़ती है एक अच्छे मेजरमेंट प्रोग्राम के लिए। जब तक आप अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे आप एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम नहीं दे सकते। और दूसरा यह है कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज को डिटरमिन करना चाहिए कि क्या मेजर करना है और कैसे मेजर करना है और किस तरतीब से मेजर करना है। और जो है सबसे पहले ये तय करना है कि हम मेजर करने के लिए बेंचमार्क क्या रखें। एडवर्टाइजमेंट इवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इस स्लाइड पर कि एडवर्टाइजमेंट जो हमने की अब उसको इवैल्यूएट करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट ठीक हुई या नहीं हुई। तो उसको इवैल्यूएट करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले टारगेट मार्केट कवरेज है, ये एरिया है, इसमें हमने मेजरमेंट करते हुए किस चीज़ पर फोकस रखना है कि हमने देखना है कि एडवर्टाइजमेंट डिफाइंड टारगेट मार्केट तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। दूसरा हमने की बाइंग मोटिव्स क्या हैं कस्टमर्स के। तो हमने देखना है कि कस्टमर कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर कस्टमर ने परचेजिंग का फैसला किया। और फिर हमने देखना है हमारे मैसेज इफेक्टिव था या नहीं था। तो उसका हम कैसे चेक करेंगे कि मैसेज जो है डिफाइंड मार्केट सेगमेंट में जो कि इन्फ्लुएंशियल बाइंग पर्सन्स थे वो उन तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर हमने देखना है इफेक्टिवनेस क्या थी मैसेज की, और कितना जो है वो किस डिग्री तक हमारा मैसेज पहुंचा, और ओवरऑल रिजल्ट्स को हमने देखना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मैच करके। तो इस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट की इवैल्यूएशन भी करते हैं।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में बातें नहीं की जाती मार्केटिंग में, बल्कि एडवर्टाइजमेंट करके इसकी वैल्यूएशन भी की जाती है। ओके, ट्रेड शोज एक बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, और इसके ज़रिए कंपनीज, स्पेशली जो बिजनेस मार्केट्स में डील कर रही हैं कंपनीज, वो डायरेक्ट ऐसे बहुत से कस्टमर्स तक पहुंच सकती हैं जो उनकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड शो लगा है, अगर हम बात करें जनरेटर की, दोबारा बात करें कि पावर जनरेशन का एक ट्रेड शो लगा है कराची एक्सपो सेंटर में। अब उसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके एटलीस्ट परचेज मैनेजर्स आएंगे, और वो डिफरेंट कंपनीज के स्टॉल विजिट करेंगे जो कि जनरेटर्स बेचती हैं। अब जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जनरेटर्स की ज़रूरत है, और जनरेटर्स हम भी बेचते हैं, और भी 20 कंपनियां बेचती हैं। तो हम सब 20, 21, 22 कंपनियां वहाँ जनरेटर्स के अपने स्टॉल्स लगा लेंगी एक्सपो सेंटर में। और स्टॉल्स लगाने के बाद जब हमारे पास वो लोग आएंगे जो पर्टिकुलरली जनरेटर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो इस तरह के शोज़ को ट्रेड शोज़ कहा जाता है। और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो यह है कि इसमें अच्छा सेलिंग मैसेज भेजा जा सकता है ज़्यादा तादाद में हमारे टारगेट ऑडियंस को एक वक्त में, बजाय से कि हम इंडिविजुअली इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके परचेज मैनेजर्स के पास जाते हैं। वो लोग खुद चलकर उस दिन आ गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम हुआ है कि यहाँ ट्रेड शो लग रहा है एनर्जी जनरेशन इक्विपमेंट के बारे में। और उसमें हम नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हमने एक नया जनरेटर जो है वो लॉन्च किया है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है, या फॉर दैट मैटर सोलर एनर्जी तो मैं नहीं कहूँगा, अमूमन हाइड्रोकार्बन से चलते हैं, या वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर कंप्राइज करता है जो कि फ्यूल एफिशिएंट है, तो वो भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और लोगों को कन्विंस किया जा सकता है उसके बारे में। और सेकेंडली कस्टमर जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं वन ऑन वन सेलिंग में प्रोडक्ट का। और थर्डली ये है पोटेंशियल कस्टमर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो सेल्स पर्सनल हैं वो क्वालिफाइड लीड्स उनको मिल सकती हैं। क्वालिफाइड लीड्स ऐसी लीड्स होती हैं स्टूडेंट्स कि जिसमें हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो बंदा वाकई हमसे परचेजिंग कर सकता है। लीड से मुराद ऐसा बंदा जो हम हमारे से परचेजिंग कर सकता है, और क्वालिफाइड लीड जिसके चांसेस और ज़्यादा हैं, वो क्वालिफाई भी करता है उसके लिए, उसको क्वालिफाइड लीड कहते हैं। और कंपनी की एक इमेज इंप्रेशन या गुडविल भी इम्प्रूव होती है। और अमूमन जो है कंपनी को फ्री पब्लिसिटी भी मिल जाती है जो कंपनी उस ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रेड शो के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। एक तो यह है कि जो हमारा टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें ट्रेड शो का क्या हिस्सा है। सबसे पहले तो हमने इसको फोकस में रखना है। मैं टीवी पर भी ऐड चला रहा हूँ, मैं इंटरनेट पर भी ऐड चला रहा हूँ, मैं अखबार में भी ऐड देख रहा हूँ, मैं ट्रेड शो में भी जा रहा हूँ। अब ट्रेड शो का मेरा ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक पोर्शन होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान पोर्शन होना चाहिए। और जो है ट्रेड शो में मेरी जो एफर्ट है वो मार्केटिंग एफर्ट वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, कौन हो जो मेरा टारगेट हो। वहाँ पे कंपनीज के ओनर्स भी आए हुए हैं और परचेज मैनेजर्स भी आए हुए हैं, तो उनमें से मैं किसको ज़्यादा टारगेट करूँगा। और उसके बाद कंपनी के लिए अच्छा शो मिक्स क्या है, कि किस तरह से कंपनी किस शो में जाए किस शो में ना जाए, इसको भी देखना पड़ता है। और ट्रेड शो की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्या ऑडिट होगा ट्रेड शो का। जब मैं ट्रेड शो पे अपना स्टॉल लगा के वापस आऊँगा तो कंपनी मेरे से पूछेगी इतना खर्चा कर दिया उत्पा साहब, इसका रिजल्ट क्या है, तो उसका ऑडिट किस तरह से होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ट्रेड शो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में देखी जाएंगी। ओके, अब ये है कि जो एग्जिबिट सर्वेज में जो इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो हम देखते हैं नेट बाइंग इन्फ्लुएंस क्या है, ओवरऑल बाइंग इन्फ्लुएंस क्या रहा, हमने किसी ऐसे बंदे को इन्फ्लुएंस भी किया जो बाय कर सकता था। और दूसरा हमने देखा टोटल बाइंग प्लान में ऑडियंस कितने थे हमारे पास, हमारे स्टॉल पर कितने लोग आए जो अगले 12 महीने में जो है परचेजिंग का भी वाकई इरादा रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की डिस्कशन थी रिगार्डिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस इन इंडस्ट्रियल मार्केट्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए टॉपिक से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।